बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू व्यूअर्स एंड स्टूडेंट। आप लोग देख रहे हो नर्सिंग एसेंशियल्स। आज हम जो वीडियो बनाएंगे या जो लेक्चर बनाएंगे वो सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी, उसका यूनिट नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। इसको समझने की कोशिश करेंगे। हेल्थ, डिजीज़ एंड वेलबींग, इनका क्या कॉन्सेप्ट है और वेब ऑफ काजेशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेज़ क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड या ट्रायंगल, ये चीज़ें क्या होती हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज़ डिफाइंड एज पर द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, एज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ physical, mental, social well-being, not merely absence of disease or infirmity. It is a dynamic state influenced by the genetics, environment and the lifestyle. जो इंसान की हेल्थ होती है वो डायनामिक होती है, एक कंप्लीट स्टेट है जिसमें फिज़िकल हेल्थ, मेंटल, सोशल वेलबींग, ये सारी जब इंसान की चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान की कंप्लीट फिज़िकल हेल्थ हो, फिर सोशल हेल्थ हो, फिर उसकी मेंटल हेल्थ हो। तो जब ये सारी चीज़ों से इंसान बेहतर होता है तभी जाके इसकी मेंटल एंड सोशल हेल्पफुल होती है और इंसान वेलबींग होता है। डिजीज़ क्या है? व्हाट इज़ डिफाइंड एज अ डिजीज़ अकॉर्डिंग टू द condition that impairs normal body functions, often characterized by a specific sign and symptoms. Disease can be infectious and can be non-infectious. डिज़ीज़ जो होती है वो कि एक ऐसी, एक तो होता है कि हमारी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग हो रही हैं, लेकिन जब हमारी नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस जब एबनॉर्मलिटीज़ भी कन्वर्ट हो जाएं तो उसको हम कहते हैं डिज़ीज़, लेकिन उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स हो। तो जो डिज़ीज़ होती है, डिज़ीज़ बेसिकली क्या होती है? डिज़ीज़ इज़ द इम्पेयरमेंट ऑफ द बॉडी नॉर्मल फंक्शंस एंड शुड बी द कैरेक्टराइज्ड ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स। डिज़ीज़ वो होती है कि जब इंसान की बॉडी होती है, उस बॉडी की एक एबनॉर्मल स्टेट हो जाती है जिसके कुछ मखसूस निशानियाँ होती हैं, साइन एंड सिम्टम्स। एंड जो डिज़ीज़ होती है वो डिज़ीज़ कैन बी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। It means the disease can be transmittable or can be not transmittable, can be communicable or may be uncommunicable. And well-being क्या होता है कि well-being क्या है? As a broader concept, the health emphasizes positive life satisfaction, social connection and emotional stability. Factors such as career fulfillment, relationships and mental peace contribute overall well-being. एक इंसान की हेल्थ होती है जो कंप्लीट स्टेट है फिज़िकल, मेंटल, सोशल वेलबींग का, सिर्फ बीमारियों का ना होना। और एक डिज़ीज़ है, बीमारी है। बीमारी क्या होती है कि इंसान की नॉर्मल फिजियोलॉजी, जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाए इंसान के एबनॉर्मल फंक्शंस के अंदर। फिर तीसरी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो वेलबींग। वेलबींग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो इंसान का जो लाइफ स्टाइल है उसकी सेटिस्फिकेशन हो, इंसान की सोशल लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, और जो कनेक्शंस है इंसान का इस माशरे के, सोसाइटी के साथ है, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ है, तो वो सब के सब इंसान सेटिस्फाई हो, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ सेटिस्फिकेशन हो, मेंटल हेल्थ की सेटिस्फिकेशन हो, फैमिली रिलेशनशिप्स की सेटिस्फिकेशन हो, ओवरऑल फ़िज़िकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड स्पिरिचुअल, जब इंसान बिल्कुल हेल्दी हो और बगैर किसी प्रॉब्लम के हो, तो दैट इज़ कॉन्सेप्ट दैट इज़ कॉल्ड एज ए वेलबींग। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन क्या होती है? कॉजेशन मीन्स कॉजेज़, कि जो भी डिज़ीज़ होती है, डिज़ीज़ का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक, एक मखसूस काज होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट द डिजीज़ डेवलपमेंट। अब कोई भी बीमारी होती है ना, तो जो बीमारी की जब डेवलपमेंट होती है, जब बीमारी बनती है इंसान की बॉडी में, और वो एक ह्यूमन को नॉर्मल फंक्शन से जब एबनॉर्मलिटी की तरफ लेके जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि कॉज किस वजह से हो रही है। तो लाजमी जो कॉन्सेप्ट ऑफ काजेशन होती है, काजेशन में क्या होता है कि मुख्तलिफ फैक्टर्स का आपस में रिलेशनशिप होता है। कोई भी ऐसा एक इंडिपेंडेंट सिंगल कॉज नहीं होता डिज़ीज़ का। डिज़ीज़ कैन बी द मल्टीपल कॉजेज़, मल्टीपल फैक्टर्स। अब कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ मोस्ट लाइकली सब्जेक्ट होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो माइकोबैक्टीरियम होते हैं, कुछ जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो इसीलिए जो डिज़ीज़ होती है उसके मुख्तलिफ काज होते हैं। सिंपल अगर हम कहें कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेज़ क्या होते हैं, तो कॉजेज़ इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़।
किसी भी बीमारी को जब डेवलपमेंट होती है, जब बनती है या जो बीमारी बड़ी होती है, तो उस बीमारी को डेवलप करने के लिए जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हेल्प करते हैं बीमारी को डेवलप होने के लिए, उसको हम कहते हैं कॉजेशन, कि वेब ऑफ कॉजेशन क्या होती है। अब एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमोलॉजिकल ट्राइड या एपिडेमोलॉजिकल ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल होता है, मींस इसके अंदर 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक एजेंट, एक होस्ट और एक इन्वायरमेंट। एजेंट क्या है? एजेंट इज़ आल्सो नोन एज ए सीड ऑफ डिजीज़। जैसे हम कोई भी ऐसा एक हमारी चीज़ जब डेवलप होती है, जब बनती है ना, तो उसका कोई ना कोई सीड होता है, कोई ना कोई उसका ना बीज होता है जिससे कोई चीज़ होती है। सो एजेंट जो होता है ना, एजेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एजेंट कैन बी बायोलॉजिकल, एजेंट कैन बी केमिकल, कैन बी फिजिकल। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, रेडिएशंस, ये सारे एजेंट्स हैं जिनकी वजह से बीमारी होती है। अब बीमारी सिंगल नहीं होती, एक उसका एजेंट होता है, एक उसका होस्ट होता है और एक इन्वायरमेंट होता है। लेट्स सपोज एक ह्यूमन है, ह्यूमन होस्ट है, और जो एजेंट होता है वो बाहर से जब कोई चीज़ एंटर होती है हमारी बॉडी में, अब वो अगर बायोलॉजिकल हो, इट मीन्स कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, प्रोटोजोल हो, फंगस हो, कोई भी बायोलॉजिकल काज हो, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हमारा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो बायोलॉजिकल एजेंट होता है। फिर केमिकल, कि कोई केमिकल चेंज की वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल इम्बैलेंसेस हो गए जिसकी वजह से इंसान बीमार हो गया, या रेडिएशंस हो गए, या कोई फिजिकल फैक्टर्स हो गए। दूसरा होता है होस्ट। होस्ट को हम कहते हैं सॉइल ऑफ डिजीज़, कि कोई भी जब सीड होता है ना, सीड हम जब इम्प्लांट करते हैं सॉइल के अंदर, तो फिर वहाँ से कोई ना कोई आउटकम होता है। तो जो एपिडेमोलॉजिकल ट्रायंगल है ना, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक एजेंट है, एक होस्ट है और एक इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट एक फेवर करता है जिसकी वजह से डिजीज़ होती है, और एक होस्ट होता है जिसमें डिजीज़ होती है, और एक एजेंट होता है जो डिजीज़ करवाता है। इट मीन्स 3 चीज़ें, एक डिजीज़ करवाता है जो मेन टारगेट काज होता है, उसको हम कहते हैं एजेंट। एक वो जिसमें डिजीज़ होती है, उसको हम कहते हैं होस्ट। और एक दोनों का आउटकम क्या होता है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट फेवर करता है कि डिज़ीज़ की डेवलपमेंट कैसी हो, किस तरह से जो हमारी डिज़ीज़ होती है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट इज ए वेब ऑफ कॉजेशन। वेब ऑफ कॉजेशन मीन्स एक सीरीज़ होती है, द सीरीज़ ऑफ कॉजेज़। इसके अंदर मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ के कितने कॉज हैं, कोई एक कॉज नहीं है। लेट्स सपोज ओबेसिटी है, फिर डायबिटीज़ है, उसके अलावा फिर ओवरवेट है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, स्मोकिंग है, फैमिली हेल्थ हिस्ट्री है। तो जब एक कॉज के अलावा मल्टीपल बहुत सारे कॉजेज़ जब एक साथ शामिल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेब ऑफ कॉजेशन, कि एक सीरीज़ कॉजेज़ की। जैसे दूसरा एग्जांपल है कि एमआई का। हमारे पास एक पेशेंट है, उसको अगर एमआई हो जाता है, उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है या हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक का काज क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, क्रोनिक डिजीज़ है, वास्कुलर डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ओवरवेट। तो ये क्या है कि है तो एक एमआई, लेकिन एमआई के अंदर कितनी सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एक पर्सन है, वो ओबेसिटी भी है, हाइपरटेंसिव भी है, उसको फैमिली हिस्ट्री भी है, स्मोकर भी है। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ वेब ऑफ कॉजेशन, कि इस तरह से एक पूरी वेब, एक सीरीज़ बनती है जो कि कॉज करवाती है हमारे डिजीज़ की। दूसरा इसके अंदर जो चीज़ है वो है मल्टी फैक्टोरल कॉजेशन थ्योरी। फिर एक थ्योरी है कि एक कॉज से ज़्यादा अगर हमारे पास जो मल्टीपल कॉज होते हैं, तो मल्टीपल कॉजेज़ की थ्योरी क्या होती है, इसको हम देखेंगे कि मल्टीपल कॉजेशन की थ्योरी वो क्या होती है हमारे पास। ओके, सो द नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जब बात हो रही है मल्टी फैक्टोरल कॉजेशन थ्योरी, ये एक थ्योरी है, इसके अंदर बात की गई है मल्टीपल कॉजेज़ की, मल्टी फैक्टोरल कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। ये एम्फेसाइज करती है द मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स ऑफन इंटरैक्ट टू ट्रिगर डिजीज़ रेदर देन ए सिंगल कॉज। इसके अंदर थ्योरी ये कहती है कि डिज़ीज़ डेवलप होने के लिए या बीमारी होने के लिए कोई एक कॉज नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे कॉजेज़, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स मिलके ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेशन करते हैं किसी एक डिज़ीज़ को, जाके वो ट्रांसफ़र हो। अब एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इंडिकेटर्स एक मेजरेबल फैक्टर्स होते हैं जो कि ओवरऑल इंसान की हेल्थ स्टेटस को मेजर करते हैं पॉपुलेशन के अंदर। याद रखें, जो हमारी डिज़ीज़ है, हमारी जो एपिडेमोलॉजी है, एपिडेमोलॉजी क्या है,
द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स इन पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होती है ना इंसान की, उस पॉपुलेशन की जब मेजरमेंट करते हैं तो उसको एपिडेमियोलॉजी का मेन सब्जेक्ट वहाँ पे है। अब उसके अंदर हेल्थ इंडिकेटर्स क्या है? हेल्थ इंडिकेटर क्या है? हेल्थ इंडिकेटर्स आर द मेजरेबल फैक्टर्स दैट रिफ्लेक्ट ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो भी इंसान की पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन की ओवरऑल हेल्थ को जब हम मेजर करते हैं तो कुछ हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इंसान की पॉपुलेशन जो है, उस पॉपुलेशन के अंदर ओवरऑल हेल्थ का स्टेटस क्या है। अब बहुत सारे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, लेकिन उसके अंदर जो चंद बिल्कुल है उसको हम देखेंगे कि जो मोस्ट कॉमन और जो ज़्यादा मेजर की जाती चीज़ें, उसमें मोर्टेलिटी रेट, मोर्बिडिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स। ये हमारे पास 4-5 इंडिकेटर्स हैं जो कि इंसान की पॉपुलेशन की ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को हमें देखना पड़ता है। मोर्टेलिटी वर्ड की मीनिंग है डेथ। जहाँ पे डेथ की हम मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो वर्ड यूज़ होता है, जो इंडिकेटर यूज़ होता है, वो होता है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन, कि ह्यूमन की पॉपुलेशन के अंदर कितनी डेथ हो रही हैं। तो उस डेथ को जब हम मेजर करते हैं, डेथ रेशो को, तो उसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। फिर दूसरा है मॉर्बिडिटी रेट। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज़। अब इसके अंदर क्या होता है? द असेसमेंट ऑफ प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़ इन अ गिवन पॉपुलेशन। जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है उसके अंदर प्रेवलेंस रेट क्या है। प्रेवलेंस का मतलब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। प्रेवलेंस इज़ द ओल्ड एंड न्यू रिपोर्टेड केसेस, कि जब एक इंसान की ह्यूमन की पॉपुलेशन के अंदर जब डिजीज़ हो रही है तो उस डिज़ीज़ का प्रेवलेंस क्या है। इट मीन्स पहले वो डिज़ीज़ कितनी थी और अभी कितनी हो रही है, ओल्ड कितने केस हैं और फिर उसी डिज़ीज़ के न्यू रिपोर्टेड केस कितने आ रहे हैं। तो इस प्रेवलेंस को देखने के लिए हम कहते हैं मॉर्बिडिटी रेट। मॉर्बिडिटी रेट के अंदर हम डिज़ीज़ की मेजरमेंट करते हैं, लेकिन डिज़ीज़ मेजरमेंट भी दो, एक न्यू कितने केस हो रहे हैं और एक ओल्ड कितने केस हो रहे हैं। अब एक और हेल्थ इंडिकेटर है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स पर पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू लाइफ। इसका क्या मतलब है कि एक इंसान है वो ज़िंदा कितने साल रहता है, उसकी एवरेज रेट क्या होता है। लाइफ एक्सपेक्टेशन कि ये इंसान कितना साल रहेगा। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है? इज़ एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ अ पर्सन टू लाइफ, कि इंसान का एवरेज नंबर कितना है, वो कितना जो है वो लाइव होता है। फिर दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट क्या होता है कि इन्फेंट एक टर्म है जो होता है द 1 month to 1 year ऑफ लाइफ। एक जो बच्चा होता है वो 1 महीने से लेकर 1 साल तक जो उम्र होती है उसको इन्फेंट कहा जाता है। द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 year पर 1000 लाइव बर्थ। इसका मतलब है कि जब 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं ज़िंदा, तो उसमें से 1000 में से 1 साल की उम्र के बच्चे की कितनी अमवात हो जाती है, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर यूज टू असेस मल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी एंड डाइटरी डेफिशिएंसीज। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसके अंदर कितने लोग मल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, कितने लोग अंडर न्यूट्रिशन है, कितने लोग ओवर न्यूट्रिशन है, कितने लोगों के अंदर ओबेसिटी है। तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है ह्यूमन डिजीज़ के अंदर और या ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाती है तो उसके भी नुकसान होते हैं, और अगर न्यूट्रिशन कम होती है तो उसके भी अपने फिर नुकसान होते हैं। So the health indicators is the measurement of health of overall status in the population. So some famous health indicators are the mortality rate, that is called the measurement of the death rate, and morbidity measurement of the disease rate, life expectancy rate, the average number of a person who live, and the infant mortality rate means the numbers of death under 1 year of age per 1000 year of live birth. Nutritional indicator is used to assess the overall status of the nutrition. Now, differentiating enabling factor and risk factor and causes. Enable factors क्या होते हैं, risk factors क्या होते हैं और causes क्या होते हैं, इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो enabling factors क्या होते हैं कि condition that facilitate or increase the likelihood of a disease but not direct cause.
इनेबलिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो कि डायरेक्ट डिजीज़ तो नहीं करवाते, बट उनके होने से डिज़ीज़ की डेवलपमेंट, डिज़ीज़ का होना जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। एग्जांपल, पुअर हाउसिंग है, लेक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर है, लो एजुकेशन लेवल्स हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो इनेबलिंग फैक्टर है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी हाउसिंग पुअर है तो लाजमी आपके अंदर कोई ना कोई डिजीज़ होती हैं। लेक ऑफ असेस ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, हम ऐसी जगहों पर रहते हैं या ऐसे हेल्थ फैसिलिटी से इतने दूर दराज़ों इलाकों पे हम बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे पहुंच नहीं पाते, उसकी वजह से हमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। दूसरा, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर्स आर द वेरिएबल्स, मीन्स ये चेंजेबल होते हैं, ये एक जैसे नहीं होते हैं, ये वेरी करते हैं। इट्स द वेरिएबल्स दैट इंक्रीज द लाइकहुड ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज़। अब ये क्या होते हैं कि ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिज़ीज़ का होना जो है ना वो लाइकहुड की तरफ जाता है, मे बी के इंसान के अंदर डिज़ीज़ हो जाएगी, और ये वेरिएबल होते हैं, ये वेरी करते हैं। एग्जाम्पल क्या, स्मोकिंग है। अब देखें स्मोकिंग जैसे क्या है, स्मोकिंग जब इंसान करता है तो उसके बहुत से डिजीज़ होती हैं, लेकिन उसकी जो डायरेक्ट लिंक होता है वो लंग्स के साथ होता है। तो लंग कैंसर है, लंग्स फाइब्रोसिस है, और COPD है। सो इनकी वजह से क्या होता है कि ये स्मोकिंग इनको डायरेक्ट जो ना वो हेल्प करता है। फिर दूसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। जब इंसान की कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है तो लाजमी उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसको ब्लड की डिजीज़ हो सकती हैं, उसमें अंदर कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ हो सकती हैं। तो ये एग्जाम्पल है रिस्क फैक्टर के, कि इंसान किसी न किसी रिस्क पे है कि उस रिस्क की वजह से कोई ना कोई उसको डिजीज़ आगे डेवलप ना हो जाए। तीसरा जो है कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ हमारे पास पे वो फैक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं कि बीमारी को शुरू करने में, इनिशिएटिंग द डिजीज़। एग्जाम्पल, पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, जेनेटिकल म्यूटेशंस एंड केमिकल एक्सपोजर्स, कि जब हमें केमिकल एक्सपोजर हो जाता है तो उस वजह से हम क्या होते हैं कि डिजीज़ हमारी डेवलपमेंट होती है। सो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो एपिडेमियोलॉजी चैप्टर नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ क्या है, फिर डिजीज़ क्या है, और फिर वेलबींग क्या है। फिर हमने देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन क्या है, फिर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल क्या है, फिर वेब ऑफ कॉजेशन क्या है, फिर मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी वो क्या कहती है, फिर हेल्थ इंडिकेटर्स वो क्या हैं और कौन से कॉमन हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। फिर डिफरेंस हमने देखा कि इनेबलिंग फैक्टर्स कौन से हैं, रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, और कॉजेज फैक्टर्स कौन से हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, द सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी, द चैप्टर नंबर 2। तो जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। नेम इज़ नर्सिंग एसेंशियल्स, और लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और प्रेस द बटन ऑफ बेल, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे हम आप तक पहुंचा सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। विल सी यू इन नेक्स्ट सब्जेक्ट्स एंड नेक्स्ट लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।